वन फाइन डे आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, काम कर रहा हूँ, अचानक से तबीयत खराब लगी। आई स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड। Your mom suffered from schizophrenia. न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर होता क्या है? अनफॉर्चुनेटली न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर का ऐसा है, बहुत रेयर है। डिटेक्शन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। This cancer was one of the famous Bollywood personalities who's no more with us, Irfan Khan. Wherever I have seen that I have been successful, where I have worked with the people I can call friends. मुझे लगता है डर भी आपसे डर गया होगा। Think of it like a very long term girlfriend that you'll have. स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? क्या फर्क पड़ता है? That would be my statement, right? That's my spirituality is. I feel that is the only truth. डेथ नहीं हो के मेरे को डेथ का बहुत डर था। वेट तो अच्छा खासा गिरा था, मैं नहा के मतलब 2 क्लिप में आप मुझे सुखा सकते थे। शुड इट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एट वर्क? इफ नॉट, why it should stop me from trying to for the best girl that I know in my life? So interestingly, her resume came to me for a job and I rejected her for the job, but yeah, she selected me in the life. Who was Kanhaiya? And after cancer, who is Kanhaiya? सोचने की बात है, हम छोटी छोटी बीमारियों को लेके इतना परेशान होते हैं। कभी एक इतनी सी सर्जरी हो जाए, उसमें हम उसको इतनी बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं लोगों को कि ओ मेरी सर्जरी हुई है, उसको लेके 1 साल तक हम गाना गाते रहते हैं, राइट? तो आज डॉग डायरीज पे नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी तो बात ही करने में कहते हैं अगर मैं शुरू करूँ तो समय ही बीत जाएगा, लेकिन उनकी जिंदगी एक जंग से कम नहीं है। He is a cancer survivor in progress. So today on this note, let's meet Mr. Kanhaiya Lal Sharma from Odisha. Namaste Kanhaiya. Namaste. Welcome to Dog Diaries. Thank you, Dr. Preeti. It's a pleasure to have you here. And you actually, before anything, normally I say this sentence at the end of the show, but for you, I want to say it at the beginning कि you are an inspiration. इतनी बड़ी बीमारी होके भी you are living to your fullest. Thank you for coming on our show and giving us the opportunity to hear your story. Thank you. Glad to be here. Yes. So let's start. आप बैंगलोर में 17 साल से हैं आप, जी, और आप बेसिकली उड़ीसा से हैं, जी। और आप यहाँ HR हैं, हेड HR इन कर्व डिजिटल। और आपको जो ये कैंसर हुआ है, जिसको आपने बताया न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, वो जो कैंसर है ये आपको डिटेक्ट कब हुआ और कैसे हुआ? आप हमें बताएं कि उस माहौल का वो उस टाइम कैसे पता चला आपको और क्या क्या किया फिर आपने? It was not a classic detection. One fine day I'm working in the office, काम कर रहा हूँ, अचानक से तबीयत खराब लगी। I started vomiting blood in the office and rushed to the hospital, nearest hospital, and फिर उन्होंने जो भी दिन भर एडमिट करके, रात भर एडमिट करके, अगले दिन सुबह मेरी सर्जरीज की एंड ऑल। तो उसके बाद पता चला कि वो कैंसर या ट्यूमर था जो बर्स्ट हो गया, बिकॉज ऑफ विच आई हैड वॉमिटिंग। सो दैट्स हाउ पता चला हमें। उससे पहले कोई सिम्टम नहीं थे, कुछ नहीं थी। तो इस कैंसर को जो हम कहते हैं वो न्यूरो एंडोक्राइन है। जी। एज अ डॉक्टर आई नो, बट आपकी समझ में आपको ये कब पता चला और किसने बताया, और आपकी समझ में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर होता क्या है? पता मुझे चला जब वो डिस्चार्ज हो रहे थे, बिकॉज तब तक वो बायोप्सी रिपोर्ट्स और वो सारे आ गए थे उस एपिसोड के करीब 7-8 दिन बाद। सारी चीज़ें कि हाँ ये न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर है, ऐसा कुछ होता भी है करके। क्योंकि हमें तो कैंसर मतलब जो हमने फिल्मों में देखा था या जो किसी से सुना पढ़ा था कि लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। डिफ्रेंसिएशन मेरे समझ में ये है कि न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर अटैक्स दी और ओरिजिनेट्स इन दी हार्मोनल सिस्टम और न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। Yes. एंड वहाँ प्राइमरीली वो ओरिजिनेट होके इट कैन अटैक टारगेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो अगर हम बोलेंगे किसी को स्टमक कैंसर है बट वर्सेस न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, द ओरिजिन सेल्स होंगे आपके हार्मोनल सिस्टम में। इट मे अटैक स्टमक, इट मे अटैक समथिंग एल्स डिपेंडिंग ऑन So wherever the it's the target. एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर जो हमारा है तो सारे ऑर्गन्स को। तो आपका जब सर्जरी हुई, आपने बताया कि सर्जरी इमीडिएटली से आप नॉर्मल डे पे काम कर रहे थे मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। और उसके पहले आपको कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई भी zero. ऐसा सिम्टम नहीं था कि मैं बहुत थका हुआ रह रहा हूँ या चक्कर आ रहे हैं या ऐसा कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस आप ऑफिस गए एंड सडनली यू कोलैप्स्ड। I started vomiting. You started Vomiting blood. blood, Yeah. and then you collapsed. Yeah, then I collapsed. I was in and out of consciousness, rushed to the ER. They did the उसको क्या कहते हैं आपका एंडोस्कोपी वगैरह उन्होंने किया एंड दे फाउंड आउट दैट देयर इज अ ट्यूमर व्हिच इज बस्ट। तो इमीडिएटली फिर उसकी सर्जरी की टू Right. रिमूव दैट बस्टेड ट्यूमर फ्रॉम माय बॉडी। So now coming back here कि जब आपको डॉक्टर ने आपको बताया कि you have this cancer, एक तो पहले नाम ही आपको, तो आपने इसमें रिसर्च करी होगी बैठ के काफी?
क्योंकि ये दिस कैंसर वाज वन ऑफ द फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटीज हु इज नो मोर विद अस, इरफान खान। सो आपने उसको पढ़ा होगा कि उसके सर्वाइवल रेट्स कैसे हैं, क्या हैं, तो उस टाइम आपने डॉक्टरों से बहुत सारा कुछ पूछा कि खुद पढ़ने की सोची आपने? पहले तो लाइक एवरी स्मार्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड वी ऑल गो टू गूगल, क्योंकि और हमें कुछ आता नहीं है। उसके बारे में देखा, कुछ समझ में आया नहीं। लकीली या अनलकीली कहिए, उस टाइम पे ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने इमीडिएटली जब पता चला, बिकॉज एट दैट पॉइंट फोकस वाज ऑन गेटिंग बैक एट होम फ्रॉम हॉस्पिटल से किसी तरह सारा सर्जरी रिकवरी करके घर आ मैं जाए। रोकूंगी एक बार। या जब इंसान को, आई एम सॉरी, आई एम स्टॉपिंग, आई वांटेड टू नो कि जब इंसान को पता चलता है, हमें अगर पता चला मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वैसे ही मेरा बीपी हाई हो जाता है कि भाई जी। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अब क्या होगा, वो स्टोन नेक पे जाके अटक जाएगा एंड सडनली आई विल हैव बाइल डक्ट की प्रॉब्लम्स एंड ऑल। अब कैंसर इज अ वेरी बिग वर्ड Yeah. है, 5 अल्फाबेट का, लेकिन इट्स अ वेरी बिग वर्ड। आपने उसको सुना होगा, तो यू डिडंट गेट दैट कि मुझे डर लगा कि ओह शिट मुझे कैंसर हो गया? उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा था प्रोसेस करना, क्योंकि क्योंकि मैं स्टिल आई वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल। बिल्स डेली सुबह जो मैसेज आते थे, आपकी फीस इतनी हो चुकी है, वो सुनना was more important for me to close it out and go home was much more important. My father was here and he was not adjusting to the whole Bangalore environment and hospital environment and all that उस टाइम पे। तो वो मेरे लिए था कि किसी तरह इनको पहले घर भेज दूँ, मैं अपने घर पहुंच जाऊं वापस बैंगलोर में, एंड गोइंग बैक टू ऑफिस या जो भी मेरे मतलब डे टू डे है रूटीन चालू हो जाए, देन आई फिगर इट आउट। क्योंकि ऑल्सो डॉक्टर्स ने उस टाइम पे बोला था अभी एक बार आप घर जाओ फिर देखेंगे बाकी चीज़ें जो करनी है, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो दिमाग में वो चला पहले, तो उतना कुछ पता भी नहीं था कि वो मेटास्टेसिस कहीं हुआ है या कहीं कुछ करना है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में था सर्जरी तो हो गई है, रिकवर होना है और ठीक हो गए हम, बस उतना ही था दिमाग में। तो वो फेस पहले कंप्लीट किया किसी तरह। वो 8-10 दिन जो हॉस्पिटल में थे, वहां से निकल के घर आना वॉज क्रूशल। Sending my dad back home was So crucial. that was in your mind In my rather mind. than this, and you believed कि डॉक्टर हैं वो देख लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ, मतलब एक्चुअली उस टाइम पे ये भी था ना कि कुछ और करना है करके, जो होना है हो चुका है, मतलब सर्जरी इज डन एंड आई एम ऑल गुड वाज गोइंग ऑन इन माय ब्रेन एटलीस्ट उस टाइम पे। हाँ, कि जब वो पता प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि आपको हाँ, आगे का पता नहीं पता था। नहीं था। Because doctors also don't break the news immediately too fast. They go Yeah. step by step. या Now coming to back here कि उस टाइम आपकी फैमिली में कौन-कौन लोग थे? आपने कहा पापा हैं, पापा थे उस टाइम, मम्मी, जी। your wife? No, I was a bachelor then. Oh, you didn't marry that No, time. I was not a married person. I was a bachelor. I was living alone in Bangalore. Okay. My parents were living in my hometown. Okay. तब उस टाइम पे वहाँ पे थे। Coming back now to your hometown. जी। उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? उड़ीसा में एक वेस्टर्न उड़ीसा में छोटा सा शहर है कॉल्ड झारसुगुड़ा। वेल, शहर अब बना है, तब कस्बा होता था जब मैं पला बढ़ा वहाँ पे, पूरा मेरी पैदाइश वहीं पे हुई। और वहाँ पे भी एक छोटा सा गांव ऑन द आउटस्कर्ट्स पर बड़माल है, जहाँ पे कि मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ हैव बीन देयर। सो 95-96 में हम लोग वहाँ मूव कर गए थे, और तब से जब तक कि मैं बैंगलोर आया विच इज 2008, तो तब तक मैं वहीं पर रहा। राइट। और आपकी फैमिली में आप यू आर द बस ओनली किड, या आई एम द ओनली किड, and you have your mom, dad, and you, and Yeah. other relatives there also, or you're just a nuclear family there itself? relatives are there, but major part of my growing up we were a nuclear family. क्योंकि हम लोग अलग रहते भी थे, शहर से थोड़ा दूर रहते थे, तो रोज का जाना आना मिलना नहीं हो पाता था। इस क्वेश्चन के मतलब मैं why am I asking this question, I'll also tell you, is you also, we spoke one time and you said that there was a disease in your family, your mom suffered from schizophrenia. जी। So would you like to just elaborate कि कैसा था उस टाइम आपका बचपन, आप कितने छोटे थे? बिकॉज जब किसी को भी फैमिली में एक इंसान को भी अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इट्स नॉट द पर्सन हु गेट्स अफेक्टेड, द पर्सन तो ऑटोमेटिकली इज अंडरगोइंग द ट्रॉमा, इट्स अ फैमिली एंड द एक्सटेंडेड फैमिली व्हिच गेट्स अफेक्टेड। तब तो पता ही था कि स्किज़ोफ्रेनिया करके कोई वर्ड भी है। हमारे उस टाइम पे था कि हाँ दिमागी रूप से कुछ है, तो जनरली हम लोग क्या सोचते थे कि या तो इंसान पागल होता है या नॉर्मल जैसे हम सब बिहेव करते हैं वैसे होता है। तो तब इतना नहीं पता था, पर हाँ जितना साधन थे हमारे पास या जितने नॉलेज थी हमें, तो मैं शायद 4th या 5th में होऊंगा, तब हमने एक बार चेकअप कराया था मम्मी का, टेकन हर टू अ डिफरेंट टाउन, कोई मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर या कोई डॉक्टर थे बेसिकली, शायद न्यूरो थे या साइकेट्रिस्ट थे, वो याद नहीं मुझे, उनसे दिखवाया। उन्होंने बोला था कि हाँ दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा कुछ है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, पर वो ट्रीटमेंट कभी हम फॉलो थ्रू नहीं कर पाए, क्योंकि वापस घर आया सारी दवाइयाँ मम्मी ने बाहर फेंक दी, और हमारे लिए भी वही था कि हाँ ठीक है पागल है तो घर में रखो, किसी तरह छुपा के रखो या बिकॉज मैनेज इट। वो जो टैबू होता है, जो स्टिग्मा होता है, क्योंकि नॉर्मल हम इंडियन फैमिलीज में, एंड दैट टू वी आर कमिंग फ्रॉम अ यू नो इट्स नॉट अ
metro. We are जी coming from a tier 1, tier 2, जी tier 3 city. So उस time that stigma was very high for you also in your stigma was in very your high as in we relative didn't even circle. understand any of this for us Right. ki हाँ she is not sociable so anyways people were also the so circle was also people of people like us right who are not educated enough or not having enough means to solve a problem which we don't understand so for us it was like कि okay we you just hide it right you कहीं जाना होता था तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कहीं अगर शादियों में जाना है मैं या पापा जाएंगे या हम दोनों जाएंगे मम्मी क्यों नहीं है तबीयत खराब है वो बोलते बोलते एक रह गया कि भाई उनको कभी कुछ एक्सपोजर मिला ही नहीं सो फॉर हर लाइफ इज स्टिल इन दैट स्मॉल टाउन इन दैट हाउस हम लॉकडाउन कोविड में 2 महीना 3 महीना 1 महीना रहे ना वो इंसान ने पूरी जिंदगी एक लॉकडाउन उस चार दीवारी के अंदर रही है बाउंड्री वॉल के तो अंदर हाउ डिड योर फैमिली कोप अप विद द होल थिंग बिकॉज एक माँ आप लोग तो न्यूक्लियर फैमिली हम्म हैं अब माँ ही है जो घर में खाना बनाते माँ ही है जो बच्चे को कुछ सिखाती है माँ ही है जो मतलब माँ ही सब कुछ है हमारी तो डैड कम्स ओनली फॉर फाइनेंशियल्स नॉर्मली हमारे इंडियन फैमिली में पापा जाते हैं कमा के पैसा लाते हैं माँ ही सब कुछ देखती है नाउ व्हेन योर मॉम वाज सफरिंग विद द मेंटल इश्यूज एंड ऑल हाउ वाज योर ग्रोइंग अप it was unique I would say because I did not learn much what is good behavior what is bad behavior at my home but हाँ खाने पीने में ये सब में my mom was able to do her daily cost she was able to cook and all and even now her entire reason for existence is me though she still may think of me as a small 3-year-old or 5-year-old but उस उनका था कि हाँ ये मेरा बेटा है बस इसको किसी तरह जिंदा रखना है सॉर्ट ऑफ उनका माइंडसेट है कि दुनिया में सारे इसके बुराई करने पे तुले हुए हैं किसी तरह इसको मेरे को सेव करना है because in schizophrenia हाँ, you have that paranoia, hallucinations and everything तो वो सारे हैं बट वो सब चीज बस उसको मेरे से दूर करना है या मेरे लिए कुछ बुरा हो जाए वो उसका फियर फैक्टर रहा है जिंदगी का प्रॉब्ली वही उसको जिंदा भी रखा हुआ है विद दैट फियर बट उसके अलावा बाकी खाना पीना ये करना वो घर में बना देगी कोई आ गया ठीक है बोल देगी पर क्या कोई अगर आप घर आते जब मैं 4th या 5th में था आपको इतनी बातें सुनाएंगी कि ये वो करता है इसके साथ इसने वो अत्याचार किया उस पर ये किया वो अपने मन में ही बना लेगी एक स्टोरी वेयर शी इज द विक्टिम and then the entire world is against her और वो आपको सुनाएगी so it's not about her it's about the disease because Yeah. that is the way the disease Correct. progresses itself करेक्ट you were 4 to तब नहीं 5 पता था हाँ हमें आप 5 स्टैंडर्ड में होंगे 4 to 5 स्टैंडर्ड में उस टाइम आपने कैसे लिया वो मतलब हाउ डिड यू अंडरस्टैंड हर एंड बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर यू टू डू यू हैड टू अंडरस्टैंड हर राइट सो हाउ वाज योर थॉट कि मेरी मम्मी मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना कि आई होप आई एम नॉट इंट्रूडिंग अ लॉट यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम यू वांट टू स्टॉप मी जैसे हम लोग खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ करते हैं तो अपने होता है कि मम्मी से बात करनी है मम्मी से करनी तो आप अपनी मम्मी के साथ ऐसा होता है कि आइए मेरी मम्मी ये है मेरी मम्मी है ये सब चीज़ों में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि मैं अपनी मम्मी को अपने दोस्तों से मिलाऊं मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर जाऊं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था बाहर जाना बहुत कम होता था कोई घर पे आ गया तो मिलना ऑफ कोर्स होगा बट ये नहीं कि जैसे मेरी मम्मी मुझे कभी बोले कि अच्छा चलो मैथ्स के होमवर्क ऐसे करते हैं या फिजिक्स ऐसे करते हैं या ऐसे खाना खाते हैं या ऐसे लड़कियों से बात की जाती है वो सब कभी नहीं मुझे मिला कहाँ से सीखे आप फिर नहीं सीखा ना वही तो है मैंने अपनी मम्मी को कभी एज अ मदर सन रिलेशनशिप हमारा रहा ही नहीं इट इज लाइक ओके वो है घर में मैं हूँ घर में खाना खा लिया हाँ खा लिया हाथ पैर ठीक है हाँ ठीक है वही रहा इमोशनली मैं कभी उसे समझ नहीं पाया जिस एज में समझना चाहिए था राइट जब तक ये मैच्योरिटी आई और वो तब आई जब मैंने बाहर में देखा सीखा मुझे नहीं पता था कि खाना खा के पर्दे पे हाथ नहीं पोंछना चाहिए घर में बिकॉज नोबडी वाज देयर नॉट टू टेल मी राइट ये दोस्तों के यहाँ देख देख के सीखा या जब बैंगलोर आया बाकी दोस्तों से मिला उनसे सीखा तो वैसे ही सीखा है हमने And dad was there to support you financially all yeah this. I've been very lucky to have a father like me financially he supported me whatever he could right and in fact he had always been there for me more like a for friend your mom also yeah he lived with my mom right in fact I feel like I was not there for them for longest part of my life last few years because I was in Bangalore they were there वो इनफैक्ट बहुत बड़ा डिसीजन भी था कि मैं आऊं नहीं आऊं बैंगलोर उस एज में उस टाइम पे वो हम चलते हैं अभी अब आप बड़े हो रहे हैं आपने अपना 12th कंप्लीट किया उसके बाद क्योंकि हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा बचपन ही हमारी आगे की जिंदगी को संजोगता है तो आगे बढ़ते ही हमारे बचपन से ही है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बचपन में जो आप जिस तरह का आपका एटमॉस्फेयर था उसने आपको बड़े होकर इफेक्ट किया अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ लगता है इनिशियली तो बहुत था वो एक
उसका सही वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, पर वो जो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो था और प्रॉब्ली कहीं अभी भी होगा मेरे में, कि आई यूज्ड टू फील जब बच्चे कॉन्वेंट मीडियम से आते थे या कहीं और से उन घरों से आते थे जहाँ पे सलीका काफ़ी अच्छा है, रूटीन अच्छा होता है, एक वो है, वो कभी मुझे नहीं मिला। तो वो एक लगता था कि एम आई गुड इनफ विद देम, क्योंकि स्कूलिंग तो ठीक है, ईजी था, गांव में था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पार हो गया। पर उसके बाद 12th के बाद कॉलेज में वही। वो रहता था, वो एप्रीहेंशन काफ़ी टाइम रहा। तो वो जो एक होता था कि या तो इंसान दब जाएगा और साइलेंट होके कोने में बैठ जाएगा, वो होता था, या तो फिर ओवर द टॉप करने लगेगा कोई चीज़, ताकि आई ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समबडी दैट आई एम नॉट। एंड यू ट्राई टू ओवरकम दैट थॉट प्रोसेस। या तो उसके बाद आपने 12th के बाद आप चले, तो आपने हम्म अपनी पढ़ाई किस उसमें करी है उसमें 12th के की? बाद मैंने ग्रेजुएशन किया लाइफ साइंसेस या जूलॉजी में, उसी होम टाउन में ही, उसी कॉलेज से जहाँ से मैंने 12th किया था। और उसके बाद फिर मैं बैंगलोर आया फॉर माई मास्टर्स, जो एमबीए था। हम्म। तो टिल 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रेजुएशन मैं होम टाउन में ही रहा हूँ। और तब आपको अपने मम्मी का ज़्यादा समझ में आया होगा, यू वांटेड टू टेक केयर ऑफ हर, आपने दिखाया भी होंगे बहुत सारे स्पेशलिस्ट को, लेकिन ऑटोमेटिकली आप किसी को भी दिखाओगे, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन वो वैसी ही रहती है, इट इज़ नॉट लाइक अ क्योरेबल कंडीशन, जी इट इज़ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट आप उसको पूरी तरह इरेडिकेट नहीं कर सकते। जी तो देन हाउ वाज योर फीलिंग कि यस नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय मॉम टू अ डिफरेंट एक्सटेंट, ऐसा आपके दिमाग में भी था? था ऑफ कोर्स, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या था और यू आर एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, वो फीलिंग आती है कि यार कब क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बट कोशिश की ऑफ कोर्स, दिखाया कई जगह पे, इट टुक टाइम फॉर अस टू आल्सो अंडरस्टैंड। कॉपरेशन अब नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज बाय देन आल्सो मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट या काउंसलर्स जिनसे भी हमने बात की, टू लेट एट द स्टेज की वो कोई एक इंसान अगर 40 साल एक टाइप से रहा है, आप उसको रातों रात नहीं चेंज कर सकते हो। सो यू मैनेज इट, यू जस्ट लिव विद दैट। वो एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहता है, लेकिन you take it day by day. There are some days which are good, there are some days which are not so great, so you just take it day by day. उस दिन में जैसा है अच्छा है तो अच्छी बात है कि चलो आज कुछ नहीं हुआ, अगले दिन चलो देखते हैं फिर उस दिन को। तो आप अपना उनको वहां पर अपने विलेज में छोड़ के अपने बैंगलोर कमाने आ गए, जी और उसके बाद ही आपको ये आपने उसके बाद अपने एचआर में कैसे आए, पहले तो ये बताए। वेल पहला जॉब यही मिला, पहला जॉब एचआर का ही है? रिक्रूटमेंट में था, बट Okay. दैट वाज द फर्स्ट जॉब आई कुड गेट। व्हाई आई एम स्टॉपिंग यू हियर, एचआर क्यों चूज किया आपने? कोई स्पेशल थॉट था दिमाग में कि मुझे, क्योंकि दुनिया में बहुत जॉब है, सेल्स है, मार्केटिंग है, यू हैव फाइनेंस, यू हैव एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, बट व्हाई इनफैक्ट मैंने एचआर की पढ़ाई भी नहीं की थी। आई स्टडीड सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर वाज माय सेकंड ऑप्शनल। ओके। बट दैट वाज द फर्स्ट जॉब आई कुड गेट इन द कैंपस। जो पहला जॉब ऑफर मैं रिक्रूटमेंट में था, मैंने बोला ठीक है जॉब मिल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, डजंट मैटर व्हाट फील्ड, बिकॉज उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट या पैशन या कुछ भी, कमाना था, व्हाटएवर कुड पुट फूड ऑन द टेबल, क्योंकि एजुकेशन लोन्स थे, पेरेंट्स वर ओल्ड इनफ, आई हैड टू सपोर्ट देम, और कुछ ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे। तो जब लिया था तो एचआर में इंटरेस्ट था कि नहीं था इतना? पता भी नहीं था एचआर क्या होता है। उसके बाद अब कितने साल हो गए आप एचआर हुए हुए? So traditionally, I have been in talent acquisition and people function for all my career, which is around 15 and a half years now. जब से काम कर रहा हूँ, मतलब इसी So you people function में रहा हूँ। handle talent acquisition, not the HRBP role. No, I started in talent acquisition. I handle entire people function. So Understood. talent acquisition, HR, Yeah, resourcing. because you are a CPO right now. जी. Right. Well, I can't claim to do any work. I can take the credit for it for sure. वो सभी बोलते हैं जब उस लेवल पे आ जाते हैं। So आपने जब चालू किया एचआर, आपने अपने उसमें आगे बढ़े, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे जी। प्रोफेशनली। तो देन यू कॉल्ड योर पेरेंट्स टू बैंगलोर और समथिंग लाइक दैट, और Multiple उसी times. टाइम आपके पास वो ये जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था उसी टाइम हुआ था, उस टाइम नहीं, उसके so बाद हुआ? बाद। So I started working 2010 में। राइट। 10 से 2016, that is when the detection or the incident happened. तो 6 साल I had a very good life. I started building my career, building my life, right? कि आप पैसे कमाना चालू करते हैं, आपको सलीका मिलता है उठने बैठने का, बात करने का। बिल्कुल। You started exploring because you have some money in your pocket, right? You start traveling around. मैंने नया घर लिया था इनफैक्ट उस टाइम पे। ऑफकोर्स उससे पहले कई बार पेरेंट्स को बुलाने का ट्राई किया, बट मम नेवर केम। पापा एक दो बार आए हैं बैंगलोर को, उनको घुमाना, वो तिरुपति वगैरह लेके जाना, वो सब हो चुका था। इनफैक्ट 2016 में आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि
मैंने नया नया घर लिया था, हम्म, शायद अप्रैल में मैंने घर लिया था या मार्च में, ऐसे ही कुछ था, मार्च एंड अप्रैल आई मूव्ड इन टू द न्यू हाउस। एंड प्लानिंग चल रही थी कि पापा मम्मी को अब फाइनली इधर लेके आना है, बिकॉज आई कुड हैव टेकन माई ओन हाउस इन बैंगलोर। बट उससे पहले ये कैंसर का सारा कुछ हो गया, इन अराउंड मई जून टाइम फ्रेम में ही हुआ था ये सारा। हाँ, तो उसके बाद पेरेंट्स रहने लगे साथ में आपके कि नहीं, कि नहीं उनको वापस नहीं आपने भेज दिया? नहीं, पापा ही अकेले आए थे, बिकॉज हाँ, वो एपिसोड तो तुरंत हुआ था एंड Right. ही वाज द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, तो Right. वो भी मैं नहीं चाहता था कि उनको कॉल किया जाए। आई वांटेड टू मैनेज इट ऑन माय ओन, बट एज प्रोटोकॉल्स कंपनी गाइस कॉल्ड हिम एंड देन ही वाज देयर। बट मैंने भी उनको झूठ बोल के बोला था कि बस पैर में लगा है, आप आ जाओ टाइप से, एंड देन ही वाज टोल्ड ऑल द थिंग्स। तो बिकॉज ही कुड आई कुड सी इट इन हिज फेस जब वो यहाँ पे थे, that he is not taking it very easy, right? Of course, no Because parent would want no to see, parent yeah. can do that कि अपने Yeah. बच्चा बीमार है, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बहुत But बड़ी बीमारी हो। and at that age, I did not want him to go through the whole pain, because anyways I knew that I could, whatever I have to do it on my own. Right. So it was better for them psychologically that they being there, I continue my work and my whatever कितने साल things. के थे आप उस टाइम 26-27 साल का। तब डिटेक्ट हुआ जी ये? जी। So तो- I'm 37 now, yeah, 36-37, so Right. 27 साल का था मतलब। उस टाइम जब डिटेक्ट हुआ तो एक डर सा तो अंदर, जब डॉक्टर ने बाद में बताया कि जी। मेट्स हो गए आपके, मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस गॉन टू लिवर, जी। उस वक्त आपका जो, मतलब इफ आई एम आई हम्म। कीप माई सेल्फ इन एवरीवन्स शूज एंड से कि अगर मेरे साथ अगर ये होता या मेरे साथ होता, मैं तो उस वक्त सोचती कि डॉक्टर हूं तो हमको जी, ज्यादा जी। पता होता है, तो होता है डर तो सभी को लगता है। जी। आपको नहीं लगा कि अब इसके बाद इट्स लाइक वी प्लान आवर लाइफ, हम जी। लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कहते हैं कि यू शुड लिव अ डे एज इट कम्स, बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आज मुझे 5 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये सोच रहा हूँ, फिर मुझे ये करना है, मुझे घर लेना है, मुझे ये करना है, तो आपका भी दिमाग में सब होगा। सब था। लेकिन जब ये एकदम से आया तो हाउ डिड यू टेक इट? एंड व्हेन ये तो हो गया जी। आपका ऑपरेशन हो गया, आपका दिमाग में था ठीक है ऑपरेशन हो गया, फिनिश, हम्म। but the minute you came to know yes it is a neuroendocrine cancer and there are metastasis there, so how did you take that? मेटास्टेसिस का जब पता चला तब तक सर्जरी से रिकवरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, वो जो स्टिचेस वगैरह रहते हैं खुल रहे थे, एंड ऑल इन वन ऑफ द रेगुलर फॉलोअप्स आई वाज टोल्ड कि ऐसा है, एंड फिर उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं दिखा रहा था। सो पहला चीज़ तो है फ्रस्ट्रेशन की, यार आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, बिकॉज आई वुड हैव हैंडल्ड इट डिफरेंटली, क्योंकि आई वाज इन बिटवीन जॉब्स, माय पेरेंट एटलीस्ट माय फादर वाज हियर एंड ऑल दैट, तो थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती उस टाइम पे। बट ठीक है, जो गया गया। देन वो इरिटेशन रहते हैं ना कि अरे अब अभी तो मैंने कुछ चेंज किया है लाइफ में, नया घर लिया है, ये है, अब क्या करूं, वो कंफ्यूजन रहा। और डर रहा, एक हाँ, डर डर होता है था। डेथ का, हम लोग को हाँ। सबसे बड़ा इंसान को डर होता है ना, मतलब जैसे आपकी एज पास बड़ी होती जाती है आपको डर चला जाता है, लेकिन जब यंग में होते हैं हम सबको होता है हाँ, कि हमको पता कहीं मर ना जाए हम, एक हम्म। पता नहीं अजीब सा डर है जो वियर्ड है, जो क्योंकि बिकॉज आई फील नाउ गोइंग लिटिल फिलोसफिकल, आई फील डेथ इज द ओनली ट्रूथ, जी। बट उतने टाइम पे यंग पे कौन सोचता है ये बात कि डेथ इज द ओनली ट्रूथ? सो डेथ नहीं हो के मेरे को डेट का बहुत डर था, क्योंकि लोन्स नया होम लोन चालू हुआ था, डेट्स बट या डर बहुत था, क्योंकि फाइनेंशियली सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात होती है कि ओके अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, घर का क्या होगा, हाउ कल, बिकॉज दैट टाइम यू डोंट नो हाउ लॉन्ग, फर्स्ट क्वेश्चन यू ऑलवेज आस्क इज ओके हाउ लॉन्ग डू आई हैव, and no doctors would give you the answer, right? क्या Never बोले ever. थे आपने, पूछा होगा तो डॉक्टर क्या बोले? There's no answer to it because nobody knows about it also. Unfortunately or fortunately, neuroendocrine cancer का ऐसा है, बहुत rare है. Detection itself is a big thing because at least उस time पे मुझे बताया गया था by the doctors themselves कि 99 out of 100 cases are misdiagnosed और उनको नॉर्मल कैंसर या किसी और कैंसर की तरह डायग्नोस करके वैसे ट्रीटमेंट करते हैं, which is not the right thing for the cancer itself. So itself I was lucky कि diagnosis at least हो गया था सही. So we didn't know. उस टाइम पे कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है, तो उस टाइम पे डर तो था कि अरे कल को क्या हो जाएगा, कहाँ से फैमिली कैसे चलेगी, बिकॉज आई वाज द ओनली ब्रेड विनर फॉर माई फैमिली, राइट? उस एज में मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? लकीली आई डिड नॉट हैड एट दैट पॉइंट प्रॉब्ली अ किड और अ वाइफ, बिकॉज देन वो डर प्रॉब्ली मल्टीफोल्ड हो गया होता, बट देन वो था ओके फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा, हाउ डू आई सर्वाइव, कहाँ से पैसे आएंगे, वो सारी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम द वेरी लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, पहला क्वेश्चन आपका हमेशा आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, क्योंकि दाल रोटी कहाँ से आएगी, वो तो है, राइट? तो वो डाउट ज्यादा था, वो डर ज्यादा था देन एनीथिंग एल्स, और उसको सेटल होने में कई टाइम लगा. आई डोंट थिंक आई कुड गेट रिड ऑफ दैट डाउट एवर इन माय लाइफ, इवन नाउ आल्सो, बट वो चलते हैं अभी हाँ. आगे हम करेंगे, आप क्योंकि आपको
आपको देख के, जिस हाँ, तरह का आपका नेचर देख के मुझे लगता है डर भी आपसे डर गया होगा। पता नहीं। तो लेट्स गो बैक देयर, जी। जस्ट पुटिंग इट ऑन अ लाइटर नोट राइट नाउ, हुँ। गोइंग बैक देयर। नाउ जब आपने मेट्स हुए, तो मेट्स के बाद आपको लॉट ऑफ कीमोथेरेपीज एंड लॉट ऑफ मेडिकल, मतलब ये रेडिएशन, डज न्यूरो इन योर टाइप ऑफ कैंसर, द न्यूरोएंडोक्राइन, वाज देयर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आल्सो? Radiation we did, not the classic chemotherapy because I was told कि classic chemotherapy जो है does not work on my kind of condition. राइट। तो इनफैक्ट दैट वाज व्हाट लेड मी टू लुक फॉर अदर डॉक्टर्स, बिकॉज जहाँ पे मुझे पता चला उनका था कि ओके ये सर्जरी हो गया, अब कीमो कर देना है। तो आई वाज लाइक लिटिल हेजिटेंट, क्योंकि एक इरिटेशन भी था कि यार आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा गुड बैड वाला सीन था। देन आई स्टार्टेड टेकिंग सेकंड ओपिनियन। तब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात किया अक्रॉस बैंगलोर, आउटसाइड बैंगलोर ऑल्सो, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन का भी। एंड 10-11 डॉक्टर से बात करने के बाद, टेस्ट वेस्ट अपने कराने के बाद, आई लैंडेड अप टू माई ऑन्कोलॉजिस्ट हु वाज वर्किंग इन नारायणा एट दैट पॉइंट। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि नहीं, कीमोथेरेपी वोंट वर्क ऑन दिस, वी शुड ट्राई समथिंग एल्स। तो उस टाइम पे फिर ऑल्टरनेट उन्होंने सजेस्ट किया कि पहले तो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि मेरा वेट लॉस था। बिकॉज इवन आफ्टर सर्जरी एंड ऑल हो जाने के बाद भी वो वेट गिर रहा था मेरा। सो फ्रॉम आई गेस बिफोर द फर्स्ट सर्जरी मैं कुछ 65-66 किलो के आसपास कहूँगा, वहाँ से 50 पहुँच गया था इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ, 1.5 मंथ। तो और खा नहीं पा रहा था। तब पता चला, बिकॉज शी कंसल्टेड मी टू अनदर डॉक्टर इन द सेम प्लेस, गैस्ट्रो समथिंग, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। यस। तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि बिकॉज ऑफ सर्जरी माई फूड पाइप वॉज स्क्वीज्ड, सो मैं खा नहीं पा रहा था। तो वो पहले उन्होंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। वो बलून डायलेशन के 2 या 3 सेशंस हुए। इट टुक 2-3 मंथ्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वो गैप देके करना पड़ता है एंड ऑल। तो वो सारे सॉर्ट करते करते ही हमने 3 महीने तो निकल गए। उसके बाद फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, हु डिड अ होल बंच ऑफ टेस्ट्स एंड ऑल, सेइंग दैट कि yes it is metastasized to liver, but then nothing else going on in the body right now, so we'll keep doing a every 3-month follow up checks. तो उस दिन से, which is like let's say ये जून में अगर डिटेक्ट हुआ था मेरा, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास से 2016 के लाइफ में हर 3 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा स्कैन, पेट सीटी स्कैन, ऑल दी होल बंच ऑफ टेस्ट, और हर महीने कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट का एक सिलसिला चला। तो 1 साल बाद फिर वो थोड़ा बढ़ा था कैंसर, तो हमने कुछ 17 अप्रैल मई के आसपास बड़ा से, था मतलब? वो जो ट्यूमर साइज दिखता है स्कैन्स में, दैट इज द मेटास्टेसिस का मेटास्टेटिक लिवर था। लिवर में। हाँ, तो वो कुछ सीएम या एमएम से कुछ सीएम हुआ ऐसा। अब तो फिगर्स भी याद नहीं है, इतनी बार मैंने वो पेट सीटी स्कैन करवा चुका हूँ। तो वो बढ़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि लेट्स ट्राई सम एब्लेशन, विच इज़ द रेडिएशन ट्रीटमेंट जो आप बोल रहे थे, वो अल्कोहल एब्लेशन या कुछ होता था। सो दे डिड 3 सेशंस ऑफ दैट। उसके बाद फिर जब वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर हमने कुछ और ट्राई किया था, विच वर लाइक टारगेटेड हार्मोनल इंजेक्शंस, कुछ सैंडोस्टैटिन इंजेक्शंस करके होते थे। वो हमने ट्राई किया कुछ 6 महीने के लिए। उसके बाद भी फिर वो नहीं कंट्रोल हुआ। देन और एक हमने एक ओपन सर्जरी भी की 2018 में। तो तब तक ये चल रहा था, हर 2 महीने में कुछ पेट सीटी स्कैन, हर 3 महीने में, हर महीने ब्लड टेस्ट, फिर वो बड़ा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सारे टेस्ट एंड ऑल, ये सब चल रहे थे। मतलब हर महीने, 1 साल पूरा एक आपका साल हर ऐसा रहा? महीने मेरा एंडोस्कोपी एक तो होता ही था, वो पूरा 1 साल नहीं, And you ज्यादा। must have lost lot of weight by that time also, because क्या होता है ये सब चीजों में, it's not about कि ठीक है डिजीज तो also is taking a toll on you, but also your mental status also, you must हाँ। have, I think you must have lost weight. And then how was your professional life there going on? वेट तो अच्छा खासा गिरा था। मैं नहा के, मतलब 2 क्लिप में आप मुझे सुखा सकते थे। I know, I can understand that. अच्छा भी था, जल्दी सूख जाता था मैं। लेकिन उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ वाज ऑफ कोर्स इट टुक अ हिट। सो उस दौरान जो 2016 से लेके अगले 4 साल मेरी लाइफ के, आई हैड अचीव्ड 3 जॉब्स, राइट, व्हिच इफ आई कंपेयर प्रायर टू दैट, मैंने पूरे 6-6.5 साल, 7 साल अपने करियर के। क्यों करा चेंज आपने? क्योंकि हाँ। क्या कंपनीज वर नॉट हैप्पी टू गिव लीव्स और समथिंग लाइक दैट? नॉट लीव्स, बट देन एक तो चलो, आई एम थैंकफुल टू दोस कंपनीज हु गिव मी अ जॉब, एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विद माय एम्प्लॉयर्स आल्सो कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं। बट देन समवेयर कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट रहा। इवन आई वाज इनसिक्योर इनफ सम प्लेस, सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड शॉर्टकट्स एट सक्सेस व्हिच डिड नॉट लीड टू डू द राइट थिंग बाय मी। सम प्लेस देयर वाज जस्ट अ फिटमेंट इशू, राइट, बिकॉज in the haste of trying to find a better salary or a bigger brand or
better benefits because of the whole thing, you end up making decisions which you only look at one lens of it, right? तो वो सारे डिसीजंस होते थे, तो कहीं पे मेरी गलती होगी, कहीं पे फिटमेंट अच्छा नहीं होगा, वो रहा, तो समवेयर इट वाज नॉट वर्किंग आउट एज वेल इन द लॉन्ग टर्म. कहीं पे मैं खुश नहीं होता था, या कहीं पे जॉब्स के कुछ व्हाटएवर रीजंस फिटमेंट इश्यूज वर देयर. राइट. सो वो था. सो इट वाज नॉट अ ग्रेट जर्नी एज वेल. आई वाज नॉट एबल टू फुलफिल माय सेल्फ प्रोफेशनली. बिकॉज आपको था कि मुझे पैसे भी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, हाँ. एंड आई नीड टू आल्सो लाइक द जॉब. तो दोनों में से इट वाज अ हाँ, because- डिस्कनेक्ट देयर समवेयर. एंड देन पर्सनली फॉर मी द बिगेस्ट फैक्टर, एंड वो बुद्धि अब आई है काफी सालों बाद, कि wherever I have seen that I have been successful is the place where I have worked with the people I can call friends. So if that doesn't click, I guess rest all the things doesn't matter in the world. And जब मैंने decisions उस lens से लेना चालू किया in professional life, I guess things started working out better than the other way around. चलिए, अब हम बहुत सारा ना इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, अब थोड़ा जिंदगी में खुशी करें, जैसे शादी की खुशी. तो नाउ बिल्कुल. you are a father to a 3-year-old daughter, जी. and you have a lovely wife. जी. Now बड़ा मतलब आई एम वेरी इंक्विजिटिव, एंड आई रियली अपलॉड दैट कि आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स हैपनिंग, कैंसर, बचपन में मम्मी की तबीयत खराब होना, ये सब, इसके बाद भी, कैंसर के बाद भी, यू टुक द प्लंज इनटू एस्टैब्लिशिंग अ फैमिली. जी. क्यों? और मतलब नॉर्मली मैंने देखा है, जिसको जब किसी को गॉड फॉरबिड कैंसर होते हैं, डिफरेंट टाइप के, गैस्ट्रिक हुआ, एनी टाइप ऑफ कैंसर, ल्यूकीमिया, एनीथिंग, दे रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग अदर पीपल इफेक्टेड टू दैट, बिकॉज इंसान अपने तो इफेक्ट होता है, उनको चाहे हो ना हो, बट You try to minimize damage, right? Yes, across. so I'm not saying you didn't try to minimize, but you wanted, मतलब you established a family. So would you like to share that? कि क्या thought था आपके दिमाग में उस time? तो exactly जो आपने बोला, वो thought काफी साल तक रहा, right? कि I should not, because anyways मेरी खुद की stability नहीं है life में, right? No 2 days are similar. I don't know what is going to happen, and financial stability नहीं है, professional stability नहीं है. Is it right thing to do or not? But probably I'd say clicked with the right person. That was the thing, right? Who anyways my wife then, before that, she knew all of it. So and after that, if I also felt like कि cancer है, but should it stop me from trying to be the best version of myself at work? If not, why it should stop me from trying to score the best girl that I know in my life? Yeah, and also it's not an hereditary. It's not a hereditary thing. Of course, those checks came later. Right. But mentally, ये था कि why should I stop myself from loving the person that I want to love? Right. She should accept. That is first thing. She should Right. accept, and glad that she accepted me for who I am, and not for my cancer or not cancer. Wow. She knows it comes as a package. She's your colleague? No. She was your colleague? No. No. So interestingly, her resume came to me for a job, Okay. Wow. and I rejected her for the job. Oh my God. But yeah, she selected me in the life. So Wow. that's what. What's your happened. wife's name? Chandni. Chandni. I will come to Chandni because usually क्या होता है, family plays a very, very important role in navigating through cancer. जी. It does. जी. Before and after. We'll come to Chandni later, and we'll thank her also because after rejection of her resume, she chose you. Yeah, I have to. She knows karate also, so I have to thank her. Right. And then you became a father also. So अब आपने फैमिली स्टैब्लिश कर ली कन्हैया, और अब आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले एक्स अमाउंट थी, अब एक्स टू द पावर 2 या 3 हो गई है, जी. तो उसमें आपको डर नहीं लगा कि, क्योंकि बिकॉज देयर इज वेरी अनसर्टेनिटी राइट नाउ, यू विल, God willingly, you should live your entire life happily, but we do not know how life unfolds in front of us. So आपको डर नहीं लगा कि मैं एक नया जिंदगी अपने लेके आ रहा हूँ इस दुनिया में, I want to be there, everyone wants to be there for the kid, and we don't know, it's all upon God's wish, कि it's not about cancer or anything, it's about God wish कितने हम रहेंगे. तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? डर लगा था. We consulted my oncologist and other doctors as well, and ये सारी चीज़ें फिर हुई कोविड के बीच में, तो और ज़्यादा डर था, क्योंकि एक और अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया झेल रही थी, सिर्फ हम नहीं. राइट. बट कहीं ना कहीं वो भी था कि जब इतना कुछ कर लिया, एंड इफ दिस इज समथिंग दैट वी फील इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस था, मुझे चांदनी पे, मतलब मेरे वाइफ पे कॉन्फिडेंस था कि हम बच्चे को राइटली रेस कर पाएंगे, एटलीस्ट उसे फाउंडेशन दे पाएंगे, वेदर आई एम देयर और नॉट. बाय दैट टाइम थोड़ी बहुत फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ चुकी थी कि हाँ इतने पैसे कि हाँ ठीक है, चलो इंश्योरेंस वगैरह तो कर सकते हैं उसके लिए एंड ऑल, एंड बियॉन्ड दैट आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? यू नेवर नो, इवन इफ एवरीथिंग इज ओके.
सो मैं था कि इफ वी वांट टू ब्रिंग अ चाइल्ड हैप्पीली, आर वी गोइंग टू डू इट फॉर द रीजन, राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस? नहीं लाना भी उसको दुनिया में, आर वी डूइंग इट फॉर द राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस? की हम नहीं चाहते कि कोई आए बिकॉज ऑफ कैंसर और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, राइट? सेम वे हम चाहते हैं कि कोई आए आइदर बिकॉज ऑफ कैंसर और नॉट। तो उस थॉट से हम आगे बढ़े और बाकी सब एक के बाद एक चीज़ें होती गई। उस हिसाब से हमने कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं किया, ना ही बहुत ज़्यादा कैजुअली लिया उस चीज़ को, कि वी डिड डिस्कस अ लॉट बिफोर इवन गेटिंग मैरिड अबाउट पेरेंटिंग, क्योंकि हमारे इनिशियल थॉट प्रोसेस अलग थे पेरेंटिंग को लेके, बच्चों को लेके। फिर थॉट प्रोसेस अलाइंड होने में, एक दूसरे को कन्विंस करने में टाइम लगा। बट आई गेस एक बार जब आपने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन किया, तो फिर यू डोंट लुक एट समथिंग एल्स बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आपको इतनी ज़्यादा बिजी रखती हैं कि यू डोंट वरी अबाउट इट बिकेम अ रूटीन कि एवरी 3 मंथ्स जाके दिखाना है, ये करना, एक एक लाइफ का एक पार्ट बन गया, जैसे ब्रश करना सुबह उठ के, वैसे ही हो यू गया। लिव विद अनसर्टेनिटी, मतलब हमें नहीं पता क्या होना है, वो पता चल गया हमें, तो हम उसके हिसाब से रह रहे हैं। अब एक बहुत कॉमन चीज़ होती है नॉर्मली, जैसे अगर किसी को कैंसर होता है, किसी भी टाइप का कैंसर, आपका जैसे जो आप काम पहले करते हो, जैसे सपोज आई एम इन एन ऑफिस, आई एम वर्किंग समथिंग एंड आफ्टर आई एम बीन डायग्नोज विद कैंसर एंड आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एंड आई एम ट्राइंग टू गेट दैट कैंसर का इन द कंट्रोल, हमारा वर्क का थॉट प्रोसेस, दिस इज व्हाट हाउ वी डू आवर वर्क, उन दोनों में चेंजेस बहुत आते हैं। आपके में भी आए थे एंड प्रोबेबली जब आए थे तब मेरा प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल किया था। वो जो 4 साल बताया वो जो आपने, 4 साढ़े 4 साल में जो 3 जॉब्स मैंने चेंज की, तो क्या क्या बिकॉज चेंजेस थे? बिकॉज नॉर्मली मतलब जितना एज अ डॉक्टर व्हाट आई कैन से इज व्हेन आई नो इज नॉर्मली पीपल का सबसे पहली चीज तो आपका बॉडी का डिस्मॉर्फिया होता है, दूसरी चीज आपकी स्पीच इफेक्ट होती है, ये सब चीजें आपके साथ क्या क्या हुआ था? मुझे आई गेस इम्यूनिटी टेक्स अ हिट, बिकॉज एक तो कैंसर इटसेल्फ, मेरा जो हार्मोनल कैंसर, सॉरी इट इम्पैक्ट्स द हार्मोनल सिस्टम, सो इम्यूनिटी वीक है, थोड़ी सी चीज़ों में सर्दी खांसी बुखार कॉमन है, जो कि किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो योर बॉडी इज वीकर, प्लस द ट्रीटमेंट्स ऑफ इट जो आप इतने सालों के करवाते हैं, ऑल दीज दे ऑल्सो किल द इम्यूनिटी एंड अदर, इट हैज़ इट्स ओन रैमिफिकेशंस जो धीरे धीरे पता चल रहे हैं, हमें पूरी तरह पता भी नहीं है। तो पहले वो जो 4 साढ़े 4 साल में बहुत फियरफुल तरीके से काम करता था कि ओ बस किसी तरह एक चीज़ को ख़त्म कर दो, या किसी तरह इतना काम कर दो कि विजिबिलिटी बनी रहे। यू वेंट विद अ माइंडसेट ऑफ, प्रोडक्टिविटी भी कोई इफेक्ट हुई आपकी? लकीली फॉर मी, इफ आई हैव टू बी अनबायस्ड एंड से, नहीं हुई, ओह वाओ। बट दिमाग में था कि प्रोडक्टिविटी हिट होगी करके। बट क्या होता है कि बिकॉज आई हैड वर्क फॉर फ्यू ईयर्स ऑलरेडी बिफोर दिस, I know how to do it in a less amount of time, the same amount of output or so. But then you need to be really good at your craft, or you need to be lucky with the support of your team. वो दोनों चीज़ नहीं होगी तो नहीं होता है. So, but still the insecurity is always there, right? कि you don't know next day you are able to, you become little unreliable. Right. तो जब मैं ज़्यादा सोचता था उन चीज़ों के बारे में, I was little more unreliable. I would feel so. But जब मैंने उस चीज़ को completely eradicate किया, I'll not give an excuse of cancer at all for my work. You treat me the way you are going to treat any other employee. In fact, I made it a point, I'm going to push myself beyond somebody normal who does that. Because and that was my USP before also. I was not talented, I'm not gifted. मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि मैं बोलूँ कि पहले से थी. The only thing I have is my hard work. And that had led me to wherever I was at that stage in my life and career. So I just switched back to basics. कि I'm going to work the hardest. I'm going to outwork everybody else no matter what. It's not irrespective of whatever I have. Cancer or no cancer and whatever, I will work the hardest. In fact, I become little difficult for people around me to work it, because sometimes I look at only one lens and no excuse. When you are there, you are there. You are not there, you are not there. I never question anybody on the number of hours they put in. But I also take a lot of pride that I would probably give my all to work. I'll give my all to anything that I do. No half measures at life or at work. And that probably helped. And also I got lucky in my last company as well, that people who were around me understood all these as well. So I'm sure a lot of credit goes to them than me. Good. Wow, that's a very nice thought. कि मैं आगे बढ़ के करके दूंगा irrespective of whatever I have. Don't judge me by that. And don't take me by that also. I don't want to be labeled as a cancer patient or a cancer survivor or anything. You're paying me for the job. I'll do the job. My way to do the job is just pour everything into it. I may not know the answer. I may not have the smartness of it. But definitely I will figure it out by working the hardest. Got it. Yeah.
नाउ कमिंग बैक, जब आपका बच्ची पैदा हुई, क्या नाम है आपकी बेटी का? हिनाया। हिनाया। हिनाया, जी। वाओ, व्हाट अ प्रिटी नेम। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ओके, एटलीस्ट एज पर माय फादर, बिकॉज ही एंड माय दीदी नेम्ड हर, उर्दू या सूफी में इट मींस dazzling स्टार और शाइन ऑफ अ dazzling स्टार। तो उस टाइम जब आपने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया होगा, उस टाइम का जो दिमाग चलता है कि आई एम गेटिंग अ न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर हर, तो उस माइंडसेट का जो था वो चेंज थोड़ा हुआ था आपका? क्योंकि बिकॉज इन यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस कैंसर, तो उसमें दिमाग में आया था मैं ले तो आया हूँ, इसके लिए मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस पहले मोमेंट पे था कि मेरे इतना बहुत तेज चिल्लाती है। She'll never be a singer for sure. बट हाँ, वो एक पेरेंट की जो फीलिंग आती है जब आप पहली बार Right. पकड़ोगे और डॉक्टर आपको लाल सा पूरा नंगा हाँ। पुंगा बच्चा दिखा देता है, उस टाइम पे डेफिनेटली लगता है कि यार ये मैंने क्रिएट किया इतना सुंदर चीज, हाउ कुड आई डू इट सॉर्ट ऑफ थिंग, डू आई इवन डिजर्व टू बी अ पेरेंट सॉर्ट ऑफ, वो एक आता है एंड यू फील, आई गेस आई फेल्ट वेरी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली व्हाट, बिकॉज वो पन्ना मिनट तो ऑफकोर्स मैं अकेले ही था बच्ची के साथ, वाइफ वाज ऑन द टेबल, तो आई गेस इट वाज वेरी surreal. I don't know the word to define it. Yes, I can only call it a surreal because I don't know, I don't remember anything else about that moment. वो रो रही थी, मतलब चिल्ला रही थी और मैं उसको पकड़ा था, उसके बाल काफी घुंघराले थे, मुझे वो याद है, एकदम लाल सी होके थी, वो क्लिप जो लगा के रखते हैं वो था, बस वही इमेज मुझे याद है वैसे ही, और वो गला फाड़ के चिल्ला रही थी, तो बस वही था। पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे पता है क्योंकि शाम का टाइम था, कोई और पेशेंट नहीं था उस दिन हॉस्पिटल में, दिसंबर का टाइम ऐसे भी था, तो मुझे ये लग रहा था कि इतना ज्यादा मेरा ही बच्चा चिल्ला सकता है फॉर श्योर। Right. Now coming to, now you got married when? 20 good question. So Okay. 2021 January, but the court marriage happened in 2020 December. So we got married like almost a month before in Now court. I will not delete this part of it. Don't. So 2021 you got married. जी. Officially. Now after your marriage, every 3 months again you were getting your treatment done and everything. No, But by now it has moved to 6 months. oh, now, Yeah, oh wow, yeah. By that then is it has very moved to good. 6 months. That The scans, PET CT Yeah. scans are 6 months. So how did your wife Hmm. play a role in your growth, personal growth, I would say, because जैसे आप जूझ रहे हैं, Hmm. हम लोग कोई भी चीज से जूझ रही है, कोई भी चीज हो, चाहे हम्म। मेंटल स्टेटस हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे कैंसर हो, इट इज ऑल नाउडेज एक्चुअली, एज अ डॉक्टर व्हाट आई वुड से, पीपल यूज्ड टू गेट 10 साल पहले बात करो कैंसर की, कैंसर है, Hmm. आज कैंसर की बात करो ऐसा लगता है वायरल है, Hmm. टू बी वेरी फ्रैंक। जी, जी. That is the way, because every second person is having cancer, be it hereditary, be it because of our environment or anything. So when you got married, how did your wife navigate you through this journey? So she's mentally very tough and resilient. She has a very tough childhood and all that. So she grew up being very, very street smart. So she lives in the moment. She doesn't plan too much. She's not a planner. She's not a somebody who would worry about कल का क्या है. आज खाओ पियो खुश रहो. That also kind of resonated with the way my father used to think. But then doing it somebody at your level as your partner, there's a different influence altogether. So that calmed me down as well. And then I always know that she's strong enough to deal with anything, whether I'm there or not there. So that also gives me a sense of relaxation. कि टेंशन नहीं, हाँ, टेंशन नहीं है, ये somebody is there who can sort out things, who can sort out things on her own. She's capable enough. तो जब वो टेंशन नहीं होती तो आपकी मतलब आधी स्ट्रेस चली जाती है ऑटोमेटिकली, एंड इवन जस्ट बीइंग अराउंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन calms your nerves down. and So, also आपकी gives you anxiety अपने positive आप में- energy also. Yeah, because you're just focusing on कि अभी चाय पियो, बात तो बाद में देखेंगे क्या है. Understood. Hmm. How does spirituality play a role? Did spirituality even play a role in your growth, personal growth? कि आप जहाँ से बाहर निकले, जितने बड़े कैंसर के उस चीज से, thought process से, are you spiritual? First of all, I should ask you this question. I am finding my spirituality still. May not be overtly religious, but yes, I do think that spirituality has played a big role to calm me down. But I am still having my own love-hate relationship with this whole thing because I haven't understood it, and probably I will never be able to fully understand this because लोग जिंदगियां निकाल देते हैं समझने के लिए spirituality का, but I'm in the process. आपके हिसाब से spirituality क्या होती है? आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जैसे बोला कि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट स्पिरिचुअलिटी, तो आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है?
हर साल मेरा आंसर प्रॉब्ली चेंज होगा इस चीज़ का, राइट? 5 साल पहले कोई मेरे को पूछेगा, मैं बोलूँगा ये होगा इसका आंसर, जो टैटू मैंने गुदवाया है, निर्भो निर्वैर, दैट्स हाउ इट केम टू बी. आई रेड द गुरु ग्रंथ साहब एंड ऑल दैट, द ट्रांसलेटेड वर्जन, एंड आई रियली लव्ड दिस कोट. तो उस टाइम पे था कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा होता था कि यार व्हाई मी, बिकॉज ऑफ कैंसर एंड राइट, वो एक फेज गया मेरा. तो दिस प्रॉब्ली calmed me down and that why me question stopped coming in around that time. So 2-2.5 साल कैंसर के होने के बाद ये. So अभी अगर कोई मुझे पूछे कि क्या है मेरी स्पिरिचुअलिटी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दैट वुड बी माई स्टेटमेंट, राइट? दैट्स माई स्पिरिचुअलिटी इज कि जियो और जीने दो, जो कर रहा है करने दो. डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स, डोंट ट्राई टू इम्पार्ट योर lot of us HR, we try to influence others, right, into decision making, into giving a structure to the organization, strategy and all. ये सब बड़ी हम लोग fancy words use करते हैं. At the end क्या है, जो होना है वो हो जाएगा. You may be able to play a very small role. Nobody is vital enough that दुनिया रुक जाती है, कंपनियां रुक जाती हैं, लाइफ रुक जाती है. तो अभी वो वाला फेज है मेरा स्पिरिचुअलिटी का. प्रॉब्ली अगले साल कुछ और होगा. तो for me that's what the answer of spirituality is, कि it's about do what you feel like doing, and hopefully that's the right thing to do. Just so hope. Do you believe that leave everything in the hands of God and do what is right? I would say do everything you can, leave the results to whatever entity that does it, whether it is God, whether it is some larger being. I don't know, I don't have the answer to it, but I do, if I have to look at the Indian Hindu, this our all mythology and religion, I'd relate to Shiva a lot. So in that space I would say कि अपना काम कर लो, बाकी देख लेगा सामने वाला, खुद ही वो देख लेंगे. My dad used to be a big believer. I still have my little bit of questioning around things, but spirituality yes, religious maybe no. Right. चलिए अब हम आते हैं, आपने ये सब तो बहुत बता दिया कि आपने कैसे नेविगेट कर रहे हैं, आपका कैसे है, प्रोफेशनल जर्नी भी कवर करेंगे. अभी आप खाली टाइम में क्या करते हो बच्चे के साथ खेलने के सिवाय? खाली टाइम में क्या होता है? हाँ, कैब में बैठे खाली. So you are a workaholic. No. So I like to do work. Right. That's what I'd put in. But I like to do other things as well. Yeah. I love to travel. Okay. Love to meet my friends as often as possible, or at least talk to them. और क्या करना, मतलब और क्या करना पसंद आता है आपको? ट्रैवल तो चलो ठीक है. पढ़ना. I read. Yeah. Read what type of genres? If it is fiction, last 2-3 years I have been going through a phase of reading science fiction books quite a lot, and sometimes rereading them as well. But generally I read either fiction or something like a good biography or an autobiography, or sometimes some other like a philosophy books as well, but very few. चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. ठीक है. थोड़ा सा आपका भी मूड करते हैं, अपना भी मूड करते हैं, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को लाइट करते हैं. चलिए प्राइज दीजिएगा. हाँ, तो अभी आप मुझे आई विल से 1 मिनट में या तो किसी की आप ऑटोबायोग्राफी आप मुझे बताएं, आपको पढ़ने का शौक है, या ऐसी जगह बताएं जहाँ आपने ट्रैवल किया है उसके बारे में 1 मिनट. आप क्या पसंद करेंगे, आपके ऊपर छोड़ती है. Okay, I'm going to talk about a book that I just picked up 2 days back actually. There's a book called Let Them. It's Let Them Theory is the name of the book is. It talks about the concept of how do we control our own reactions to the things that are happening around us. जनरली मुझे इस तरह की बुक, सेल्फ हेल्प बुक्स पसंद नहीं होती थी, बिकॉज उनमें इतना ज़्यादा ज्ञान होता था कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आई कुड नेवर रिलेट टू. दिस इज़ वन सच बुक दैट आई फील दैट आई एम एबल टू रिलेट टू इट. मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, बट इट टॉक्स अबाउट लाइक थिंग्स जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. सपोज आपके यू हैड अ वेरी बैड मीटिंग विथ योर बॉस. What can you control? You can't control what has happened, right? You can only control your own reaction. या तो आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल देंगे that will burn the bridge, or you can take it as a feedback, see what you can work, what you can't work on it, or just shrug it off if you feel that doesn't add value, because that's one person's opinion and that's not the end of your world, right? या किसी दोस्त से झगड़ा हो गया आपका, क्या तो आप उस मोमेंट पे उसको बहुत ज़्यादा उसी टोन में गालियाँ देंगे या उस चीज़ को करेंगे, या यू जस्ट shrug it off and see कि मेरे लिए वो दोस्त की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपके दोस्त इंपॉर्टेंट है या दोस्ती इंपॉर्टेंट है, उस गाली को आप भूल जाएंगे, उस चीज़ को आप भूल जाएंगे, 1 मिनट बाद फिर बात करेंगे. सो इट जस्ट टॉक्स अबाउट हाउ यू शुड थिंक ऑन दोज एंड हाउ you should not even respond sometimes, because we all are being taught to react and respond a lot. Especially corporate में हम लोग को होता है कि नहीं,
फाइनल ईमेल तो मेरा ही होना चाहिए, फाइनल से मेरा होना आई चाहिए। नो द लास्ट क्लोजर। हाँ, तो जो मैं बोला क्या फर्क पड़ता है वाला चीज, क्या फर्क पड़ता है बोल ले दो ना, वो तो मेरा फाइनल थिंग तो नहीं है ना, अभी तो पूरा साल बचा है काम करने के लिए, कर लेंगे, पूरी जिंदगी बची है दोस्त के साथ रहने के लिए। ये हाँ, सीख रहे हो उसमें। अभी सीख रहा हूँ, इट्स स्टिल अ प्रोसेस राइट, बिकॉज फॉर मी। सो ये बुक अच्छा लगा मुझे पढ़ने में रिसेंटली, व्हिच बिकॉज जस्ट 2 दिन पहले ही चालू किया था, इट इज वेरी वेरी फ्रेश फॉर मी। राइट, नाइस नाइस, अच्छा लगा आपने वापस रीलिव किया उस बुक को फिर से। तो अब चलते हैं हम आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे और आपके इंस्पिरेशन पे भी, जो हमारा मेन है इस पे। इंस्पिरेशन तो पूरी कहानी आपकी है। अभी आपने जब कर्व डिजिटल जी, आपने ज्वाइन किया एज एन एचआर हेड, सीपीओ, सॉरी, चीफ पीपल ऑफिसर, तो वहाँ की जो जर्नी आपकी है, तो जब आपको लोग आपसे बात करते हैं, डू दे नो अबाउट योर कैंसर इन द कंपनी? very few people. So just to take a step back, I joined as a talent acquisition person here and Okay. grew into the people function role. So with promotions with time, I got into the chief people officer as a job title Right. couple of years back. So cancer ka, of course, I told my then boss about it. Very few people in the company also know about this because जनरली कुछ ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ा बात करने का या उस बारे में बोलने का। सो या आई मीन पीपल हु नो मी नो अबाउट दिस, पीपल हु डोंट नो मी जिनसे नॉर्मल बातचीत होती है, दे मे नॉट नो अबाउट इट फुल्ली। वो है। एक क्वेश्चन होता है नॉर्मली, हम लोग इवन कंपनीज में भी अपने बारे में, अगर हमें कैंसर होता है, पता नहीं क्यों इस कैंसर को एक बहुत हवा बना दिया और एक ऐसा मतलब बना दिया सोसाइटल टेबू, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक अ डिजीज which can be cured, at times it can be stabilized or whatever it is. तो आपसे जब मैंने बात करी थी इनिशियली एंड यू वर रेडी टू कम आउट विद योर स्टोरी, सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? यू नो, नॉर्मली आई हैव सीन 80%, आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल, बट उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको ताकत होती है अपनी स्टोरी आने में, क्योंकि वो लोग कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब। आपके दिमाग में ये सब नहीं आया? आया था, बहुत साल तक आया था, एंड प्रॉब्ली दैट वाज द ट्रिगर टू नॉट टेल टू लॉट ऑफ पीपल फॉर राइट रीजंस आल्सो, बिकॉज सम ऑफ द रिश्तेदार और एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं, दे डिपेंड ऑन मी टू डू थिंग्स फॉर देम। सो उनको लगेगा कि यही कमजोर है या ये है तो ये कैसे हमारी हेल्प करेगा या हम कैसे उस जिएंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग। बट देन having it doesn't make you weak, right? Absolutely. That realization came because also that I pushed myself to do more than somebody. I'm not competing on the number of hours that I or the effort I put in. Of course, there are a lot of things I can't do than somebody else can do, and vice versa. But वो था कि क्या ही फर्क पड़ता है? It still doesn't change me. I have a job to do. कंपनी में पता चलेगा, बाकी लोगों को भी, जब जिनको पता है उन्होंने कुछ कभी मुझे जज नहीं किया, तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। आई एम श्योर पीपल आर फंडामेंटली गुड इन देयर heart generally, right? My bosses knew about this because in the interview itself I had told my then boss, and of course the very few key people were aware of it. Uske baad as my bosses changed and all, I've always made sure that my bosses know about this because they should. It's a part of my life, and you know, it may impact the work or not, at least they need to plan for this. So I've always told them. बाकी लोगों को उतना नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि people are fundamentally good, and they are nobody judges me for cancer and all. They judge me for the work that I deliver or not deliver. अब समझ में आया। तो बताने में क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, आपको नहीं, बहुत लोगों को नहीं आता। It's not about you because I don't know why. I still don't know because when you have battled that disease and you are battling it with pride and with very confidence, why not? It's a big thing. जैसे खांसी जुकाम हुआ वैसे कैंसर। It's like a fever or a diabetes, right? Maybe a bit expensive one, but it is what it is. That's why I also tell a lot of people कि it's okay to have it, but still वो लोग छुपाते ही हैं यहाँ पर। And the other side of it is, right, if somebody judges me for that, maybe I should not work with them. Absolutely. So agreed. Point on. Now one question still I have is, जैसे हम लोग की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपसे पूछना था, कैंसर के पहले जो आपकी डाइट थी और अब जो आपकी डाइट है उसमें तो चेंजेस बहुत ही होंगे, तो डू यू फॉलो द डाइट गिवन बाय द डॉक्टर्स और यू हैव अडेप्टेड टू योर ओन डाइट? चेंजेस तो हुए हैं, बट आई हैव नेवर कॉन्शियसली फॉलोड अ सर्टेन डाइट, नीदर इट हैज बीन टू दैट एक्सटेंट दैट डॉक्टर्स हैव टू गिव मी अ वेरी मच a diet at a meal level, but general no-goes because of surgeries and the impacts of it and all,
my acidity is very very high. Also जो पहली सर्जरी हुई थी, there's something that controls our acidic backflow on Yeah, our esophagus. हाँ. regurgitation, yeah. So that is no longer there in my body. That The whatever valve, that stops the that backflow. esophageal sphincter that हाँ, we so call it. वो हाँ. नहीं है, तो एसिडिटी हाई होती है. तो जनरली आई एम ऑन एंटासिड्स फॉरएवर. सो दैट इज द ओनली मेडिसिन इन फैक्ट आई टेक डेली फॉर ऑलमोस्ट नाउ 9 years I've been तो taking आपको that. तो ऐसे ही लगता होगा ना, मैंने कहा जैसे ब्रश करते हैं वैसे ही वैसे ही एक मुझका- पैंडी या आजकल पैंडी, जो हाँ। नेक्स्ट प्रो खाते हैं, तो वैसे रोज रात को खाने से पहले खा के सोता हूँ, ताकि रात को उल्टी ना आए जब मैं लेटूं तो. एंड उसके अलावा वही स्पाइसी फूड अवॉइड करना थोड़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स द स्पाइस टॉलरेंस लेवल गोज डाउन विद सो मच एसिडिटी. कैफीन बहुत कम हो गया है, दिन में 2-3 कॉफ़ी या चाय मैक्सिमम उतना ही है. वो भी ट्राई टू डू ब्लैक एज मच एज पॉसिबल. बाकी कुछ चीज़ों से फूड एलर्जीज डेवलप होती हैं, जैसे नॉन वेज. फ्यू नॉन वेज डज गिव मी माउथ अल्सर्स एंड ऑल. थोड़ी सी भी अगर वैसा खा लूँगा, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल एग वाइट एंड ऑल, इट कम्स इन. So vegetarian food, yeah, fish or something, which is a learning for me, because I grew up vegetarian. I was eating non-veg food. Now again switching back to something in the middle is a little bit difficult. Too much carbs is not good generally, but that is the only thing you can digest and swallow properly, right? So थोड़ा बहुत वो learning रहता है, but you know by then what works. Like dahi or something cooling is really good for me. Right. So even in this weather, I have 2 टाइम कर्ड राइस में खा सकता हूँ, वैसा है. Right. 3 टाइम खा सकता हूँ फॉर दैट मैटर हर रोज. सो यू ट्राई टू डू. एक्सरसाइज करते हैं? आपको एक्सरसाइज में कोई रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर ने बोला है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है? Generally heavy exercises are not prescribed to for me, because sometimes the blood pressure drops for me. But general walks, chota mota runs I do. I go for treks once in a while. Oh, wow. So you're Uh, living a very, very normal life. Yeah. And you've just been to Singapore also for Oh a yeah, vacation. and walked a lot. Enjoyed a You lot. walked a lot, enjoyed Yes. a lot. Yes, because walking there, Sentosa Island, 9 kilometers. Yes. Oh, would have walked 16-17 in a day, but yeah. Wow, that's great. क्या difference पाया आपने अपनी personality में? Not about, I'm not talking about your professional growth or anything. Your personal growth की before cancer, who was Kanhaiya? And after cancer, who is Kanhaiya? So before cancer, Kanhaiya used to strive to get a structure, get a plan and execute that plan, goal. Everything was like a Excel sheet template sort of. I wanted to be in, because I grew up around chaos, as I said in the beginning, right? Because at home there was nothing was certain with my mom. I did not know. So all that perfection I started to crave when I started making money, started getting at work. Now I'm forgiving. I forgive myself. नहीं हुआ तो क्या ही हो गया, ठीक है. 70% done anything is well good enough for me. It doesn't need to be 110%. Effort needs to be 110%, but if the outcome is not, it's okay. So you've seen a lot of personal growth. I've seen, I don't know growth or not, but I'm much calmer now. Still, it's a work in progress. I'm somebody who was hot-headed, who was very, very headstrong for most part of his life. It's a learning for me to control that, live with the ambiguity and this, but it's a journey. I guess I'm trying to be more patient with myself. मिले आपको ऐसे लोग जिनको कैंसर होता है, जिन्होंने आपने उनको गाइडेंस दी है? Not too many. Couple of people I have spoken to, because either my oncologist connected me to them or somebody Yeah, that I that cancer know, groups sort of a thing. sort of Yeah. thing. And also so they have encouraged me to go and talk, share my journey, which was very difficult initially. I was so hesitant कि मेरे पास क्या ही होगा बोलने के लिए, sort of thing. देखिए कितना सारा है And आपके like people like Mary who introduced us, I guess, right? So that is also one of the things that I'm speaking here is, अगर कोई कुछ 2 पैसे का भी कुछ ले सकता है इसमें से, so Absolutely. gain That's the something. reason. That's the reason we wanted to share your story, so that people believe कि ऐसा नहीं है कि कैंसर मतलब दुनिया खत्म. कैंसर का मतलब हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो. think of it like a very long-term girlfriend that you'll have. I like that long-term girlfriend. This is the longest relationship I have, right? Even Wow. before my wife came into my life, cancer was there. She's still there, and cancer is also there. So yeah. Very nicely put, Kanhaiya. So we are nearing the end of our journey, but your journey, our episode journey. Here, what advice would you want to give people who are battling this type of disease, battling cancer? Yeah, just don't seek the obvious answers. Live with the ambiguity and trust some doctor, something, and then go with it. Too much of googling doesn't help. Too much of questioning things. Too much of trying to be on top of your treatment regime. Too much of trying to control this thing
won't work. At least in this kind of thing where everything is ambiguous, even the doctors don't know. To be fair to them, with their best intent, or any other medical professional also can only know so much because there's not enough data around. So just be patient and be forgiving. That's it. And live your life happily. Do your things as it is. Okay, you still need to live. You still need to, if you have a work or you have a business or job or whatever, you still need to do that. You still need to spend time with your friends. You still need to spend time for your family, for yourself. Do the things that you like. It's okay. Some days you may not be able to do it. Some days, that when the days you are able to do it, you should do it. Right. And as an HR, what would advise or what thought process would you like the remaining HRs to change if a cancer survivor or a cancer patient, I would say, wants to apply for a job? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, लोग जज करने लगते हैं, बोलते हैं अरे इसको जॉब रखेंगे, देन सीईओ सेज और सीईओ सेज ये तो पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, अपने ही टेस्टों में बिजी रहेगा. We all talk about diversity, inclusivity, and all these fancy buzzwords that is there today, right? So my suggestion is also treat the employee or the individual on the basis of their output. That's it. If they are there, they are there. They are not there, it's okay. You judge them on their output and nothing else. That's what it is. Just create an output-driven culture. So don't even judge them on anything else. Not needed. Right? Just judge them as any other employee, right? Okay, they may have good days, they may have bad days. That goes with everybody. Whether you are normal, cancer, diabetic, whatever it is, right? It's the same. You are still a human being. You still have a job to do. You get paid to do the job. Right. Just judge them on that and nothing else. Give them the same opportunities that you get anybody else. Yes, and I think all HRs should follow that. Anybody should follow that in life. Yes. And now I'm going to ask you that question जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं HR के इस तरफ बैठती हूँ. Okay. And जो HR का क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है. How do you see yourself in the next 5 years or 10 years? ये तो आप बहुत क्वेश्चन पूछते होंगे अपने कैंडिडेट. नहीं, मैं नहीं पूछता. अच्छा, ठीक है. Because I personally think that's the more I know stupidest question to ask, right? Because ये हमेशा, मैं जब तक कॉर्पोरेट में थी, मेरे से ये क्वेश्चन इट वाज लाइक a mandate. जब भी कहता था हाउ डू यू सी योरसेल्फ, प्रीति, मैंने कहा देखती ही नहीं हूँ आगे. 5 साल कौन जाने, 5 महीने का किसी को नहीं पता है, राइट? बट I'd answer this probably. I'd say next 5 years also I'd want to be doing the things that I love. By then definitely I would want to teach my kid horse riding if I could. I also don't know, but yeah, I want to learn and then teach my kid. And work-wise probably continue to fulfill to my potential at work. That's the only thing I can say. And in life as well, the same thing goes. Wow. Very, very, very nice. Thank you, Kanhaiya. And looking at you, I think people should take inspiration कि ऐसे मस्त इंसान होने चाहिए. नहीं? Either take that or learn what not to do. Either way it works. Yes. So इतनी अच्छी जर्नी शेयर करी हमारे से. छोटी सी ट्रॉफी तो बनती है आपके लिए, इतनी सी. Yeah, thank you so much for coming on our show and sharing your story. It's not easy. I absolutely understand. We tried to make it little bit, relaxing for you because एक जर्नी होती है इंसान की पर्सनल. प्रोफेशनल तो कोई भी शेयर कर लेता है. पर्सनल जर्नी शेयर करने में बहुत ताकत लगती है. इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि you are an inspiration. Thank you, Dr. Preeti. And whoever comes on our show, don't go empty-handed. A small token of appreciation from Doc Diaries. Thank you again. And thank you so much for coming on our show and sharing your journey, and wishing you loads and loads of happiness and health always. Thank you. Thank you. Much. So guys, you heard this story. It is actually a very inspirational story. इससे ज़्यादा मुझे आप लोग से कुछ नहीं कहना है. इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है, जो कन्हैया जी भी हमें सिखा रहे हैं कि कुछ भी हो, आपको कैंसर है, आपको कुछ और ऐसी डिजीज़ है जो आप शेयर नहीं करना चाहते दुनिया से, मत डरिए. इट इज़ जस्ट अ डिजीज़. एवरीथिंग कैन बी ओवरकम. लिव योर लाइफ फुली. ऑन दिस नोट, थैंक यू for liking us, sharing all your love on our episode. Until next time, Har Har Mahadev.